Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीटी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जिन्होंने साबित करके दिखाया है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। मैं बात कर रही हूँ वर्सटाइल पर्सोना श्रुति पुरी जी की। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट श्रुति पुरी जी से। हेलो। नमस्कार, प्रणाम सभी सुधी व्यूअर्स को मेरा हार्दिक नमन प्रणाम। कैसी हो रिड? प्रणाम मैम, मैं अच्छी हूँ एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। और मैम, मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा मोमेंट आया होगा। रिड्स, जहाँ तक कोशिश करने की बात है तो ये तो हमें जन्म से ही कोशिश करना सिखाया गया है। हमने जन्म लिया और उसके बाद से हम दौड़ना शुरू हो गए और अभी तक कोशिश ही करते जा रहे हैं। बस कोशिश इस बात की है कि कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ नाम कर जाएं, दुनिया पहचानने लगे, मानने जी। लगे, और इसी कोशिश में लगे रहते हैं। हाँ, कोशिश करते करते कुछ एक मुकाम हासिल कर लिया है, कुछ एक मुकाम हासिल करने बाकी हैं। वाओ, ग्रेट मैम। और अब मैं जो आपकी इंस्पायरिंग जर्नी है उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो। आप एक्टर हो, राइटर हो, सिंगर हो एंड डांसर हो। तो ये जो जर्नी है इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, किस तरह से आप एक्टिंग लाइन में आए और किस तरह से आपने जो डांस सीखा एंड आप सिंगर भी हो। तो इस बारे में मैं जी जी। जानना चाहूंगी आपसे। रिट्स क्या था कि मैं 6 साल की उम्र में, मेरी पैदाइश बरेली की है, और 6 साल की उम्र में मैं बरेली से मथुरा आ गई थी पेरेंट्स के साथ। और मथुरा में हम जिस घर में रहते थे वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, और आदरणीय विष्णु कुमार कपूर जी, अब उनका देहावसान हो गया है। और जी। उनके घर में एक पूरा शास्त्रीय संगीत का माहौल था, और वो शास्त्रीय जी। संगीत का माहौल ऐसा था कि वहाँ जो भोर होती थी वो सारे गामा पाधानीसा से होती थी, आलाप से होती थी, और हम उसको सुन सुन के बड़े हुए। उनके जो उनकी बिटिया थी, कल्पना दीदी, वो आज फैजाबाद में म्यूजिक की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी में। और जो उनके बड़े पुत्र हैं, वो थिएटर में बहुत इंटरेस्ट रखा करते थे। तो एक तरह से मुझे ऐसा घर मिला जिन्होंने मुझे एक बच्ची की तरह अपनाया। हालांकि हम वहां रहते थे, पर जो मेरे गुरुजी थे स्वर्गीय विष्णु कुमार कपूर जी, वो मेरी मम्मी को बिटिया मानते थे, तो मैं तो उनके लिए एक छोटी सी गुड़िया ही हो गई। वो दिव्यांग थे, दृष्टिबाधित थे, तो जी। उनको उनके लिए मैं लाठी बन गई, उनके लिए मैं उनका सहारा बन गई। उन्होंने कहीं जाना होता था तो मैं लेकर जाती थी, और बाल सुलभ मेरी हमेशा जिज्ञासाएं रहती थी, और मैं उनसे संगीत के बारे में, तो मैंने बिना किसी उसके संगीत मेरे जीवन में स्वतः आता चला गया। वो जी। मेरे कानों में पड़ता चला गया, मेरे लहू में घुलता चला गया संगीत। ऐसे ही रंगमंच, मैं छोटी थी, मुझे याद है, मैं थर्ड या फोर्थ में होंगी, और मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, न्यू मॉन्सरी स्कूल, तो वहाँ की जो प्राचार्य थी चित्रा राव जी, बहुत अच्छी थी और मुझसे बड़ा स्नेह किया करती थी। तो एक बार मोनो एक्टिंग कंपटीशन था, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कुछ तैयार करके आओगी। तो मैंने आके, जो मेरे गुरुजी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, डॉक्टर विष्णु कुमार कपूर जी, तो उनके बड़े बेटे से बोला मैंने कि वीरेन अंकल, मुझे ना मोनो एक्टिंग करनी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुझे सिखा देता हूँ। और उन्होंने जी। मुझे वो सिखाया,
और मैंने उसको इस तरह से ग्रहण किया कि उनको लगा कि नहीं, मुझे श्रुति के रूप में एक बहुत अच्छी शिष्या मिल गई और मुझे लगा कि मुझे एक मतलब एक्टिंग का मेरे अंदर सूत्रपात उन्होंने किया। मैं वीरेन कपूर अंकल की इस बात पे शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ शायद वो अगर ये शो देख रहे होंगे तो मैं उनको नमन करती जी, हूँ। और इसी तरह से जब मैं उनको पापा जी बोला करती थी, डॉक्टर विष्णु कुमार कपूर जी को, जिनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली, उनकी बिटिया जो जी, कल्पना कपूर जी थी, वो मेरी 12th में प्रोफेसर रही। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले। जब मैं स्कूल जाने लगी तो मैं बहुत पतली-दुबली हुआ करती थी, अब तो कई किलो का फ़र्क आ गया है मुझ में। तो जब मैं स्कूल जाने लगी जी। तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था और हमारी टीचर हुआ करती थी लॉयल मैम। तो लॉयल मैम ने मुझे बुलाया, "इधर आओ लड़की, खेलोगी?" मैंने कहा, "जी, बिल्कुल खेलूँगी।" "दौड़ोगी?" मैंने कहा, "जी, बिल्कुल दौड़ूँगी।" जी। तो उन्होंने मुझे लॉन्ग रेसेस में मुझे चुना। मैं कबड्डी की कैप्टन रही, मैं खो-खो की कैप्टन रही, मैं लॉन्ग जंप में नेशनल्स खेली 2-3 बार, थ्रोज़ मैं करती वाओ! थी, रेसेस मैं करती थी। फिर उसके बाद एक और टर्निंग पॉइंट आया, फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना करियर जो है वो एक स्पोर्ट्समैन की तरह ही बनाना है और मुझे स्पोर्ट्स में अपने आप को कुछ साबित करना है। बहुत छोटी थी तब मैं, 7th-8th की जी, बात कर रही हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे एनसीसी में जूनियर विंग में आरडी कैंप करने का मौका मिला। जो ये 26 जनवरी की आप परेड देखते हैं ना दिल्ली से जो निकलती है, इस परेड में जी। एनसीसी की जूनियर विंग में मुझे चुना गया और वो पूरा साल मैं घर से बाहर रही। कैंप होते थे हम लोगों के। तो जो मेरी 3 यूपी गर्ल्स बटालियन थी, उसमें 40 साल के बाद कोई लड़की ऐसी थी जो 26 जनवरी पर चुनी गई थी, तो ये उन लोगों के लिए भी प्राउड मोमेंट था और मेरे लिए, मेरे कॉलेज के लिए तो था ही। 8th में तब मैं यस। पढ़ती थी, 84 की बात है और उससे भी ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या हो गया कि वहाँ पर मुझे इंदिरा जी के हाथों मुझे एक अवार्ड मिल गया। वो वाह! अवार्ड हाँ, और मैंने क्रॉस कंट्री में मेरे ऑल इंडिया में 11th प्लेस थी। हज़ारों लोग भागते हैं उसमें, तो मेरी ऑल इंडिया में 11th प्लेस थी और सब जने मुझे छुटकी-छुटकी, छुटकी-छुटकी कह के बुलाया करते थे वहाँ। जब वो मुझे अवार्ड मिला और जब मैं मथुरा वापस आई, तो लोगों ने मुझे इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, मैं वो भूल नहीं पाई। जगह-जगह मेरा अभिनंदन होता था और तो मैंने ये मुझे एक कोच आते थे सिखाने, सुबह 4 बजे वो आते थे और मुझे दौड़ाया करते थे और मेरी डाइट प्रॉपर मेरी कॉलेज से मुझे स्कॉलरशिप मिलने लग गया। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पलकों पर बिठाया गया। अब आ गया एग्ज़ाम टाइम। सारे जी। साल तो आप घर से बाहर रहे। तो जब मेरा एग्ज़ाम टाइम आया तो मेरा इतना मैं इतनी फ़ोकस्ड थी, मैं जो भी काम आज भी मैं जो भी काम करती हूँ, तो मैं बहुत फ़ोकस होकर करती हूँ। तो मैंने वो जो थोड़े दिन भी अपनी पढ़ाई की, तो पता चला कि जी हमने क्लास में भी बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, हमने वहाँ भी पोज़ीशन ले ली। वाह! तो वो पेरेंट्स के लिए भी प्राउड मोमेंट हो गया। पर मतलब या तो मैं उस समय बच्ची थी तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। मेरे अंदर कभी भी मेरे अचीवमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा वॉव वाली फीलिंग नहीं आई। मुझे लगा नहीं ये शुरुआत है। अभी मुझे और कुछ जी। करना है और कुछ करना है। 84 में 83 में मैंने आकाशवाणी में चाइल्ड आर्टिस्ट मुझे बुक किया गया और पहली बार मुझे ₹5 का चेक आया। और उस ओह! ₹5 के चेक के लिए हमने अपना अकाउंट खुलवाया। और वो अकाउंट मैंने आज भी उसको रखा हुआ है, मथुरा में सिंडिकेट बैंक में वो अकाउंट है क्योंकि उस अकाउंट से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है,
कि वो मेरी लाइफ के सेविंग्स का पहला, मेरी कमाई का पहला अकाउंट था। उसके बाद जी 84 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर भी बड़े इत्तेफाक से ज्वाइन किया। ज्ञानदीप एक संस्था हुआ करती थी वहां, शिक्षण संस्था मथुरा में। तो उसके प्रांगण में एक स्वास्तिक रंगमंडल नाम से एक थिएटर ग्रुप चला करता था, और वहां पर डॉक्टर अमृतलाल नागर जी की बिटिया जो हैं, डॉक्टर अशला नागर, बहुत बड़ी लेखिका हैं, फिल्म्स लिखती हैं। उनके बेटे संदीपन विमलकांत नागर जी थिएटर चलाया करते थे, और जो स्वास्तिक रंगमंडल है उसकी फाउंडर मेंबर अचला जी ही थी। तो जी उनको एक नाटक के लिए एक लोक कथा नाटक विजय दान देथा जी का था, और उसके उन्हें एक अदद हीरोइन की जरूरत थी। वहां लड़कियों का थिएटर करना मथुरा जैसे शहर में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। लड़कियों का घर से निकलना ही उस जमाने में बहुत अच्छा नहीं मानते थे। मैं जी बहुत ही सौभाग्यशाली रही कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी प्रतिभा को समझा, मेरे इंटरेस्ट को जाना। प्रतिभा तो खैर बाद में समझा होगा, पर पहले उन्हें लगा कि मेरी बच्ची करना चाहती है तो मैं इसको मौका दूं, खुल के उड़ने का मौका दूं। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे थिएटर में जाने की अनुमति दे दी, और वहां पर मेरा पहला नाटक एक लोक कथा में, और मेरा पहला डायलॉग संदीपन अंकल, मैं उन्हें संदीपन अंकल बोला करती थी मेरे थिएटर के जी रंगमंच पे। तो उन्होंने सबसे पहले बोला, अच्छा ये बताओ कि अगर गांव की बहू विदा होकर जाती है तो कैसे रोती है। तो अब ये तो हमारे लिए बड़ा आसान था, क्योंकि हम तो घर घर में देखा करते थे जब लड़कियों की विदाई होती थी, और वो हमने जोर से बिना किसी जी झिझक पूरी मैयारी करके रोना जो शुरू किया, तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा यही करेगी। तो वो वाह तब 12 साल की मैं थी, और जी मेरे जो लोक संगीत के गुरु, जिनसे मैंने लोक संगीत की शिक्षा ली, रमेश रावत जी, वो भी अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, वो मुझे लेकर गए थे। और उस समय मैंने जिन लोगों के साथ थिएटर किया, वो आज ब्रजेंद्र काला जी एक बड़ा नाम है, बड़ा हस्ताक्षर है फिल्म इंडस्ट्री का। मुकुल नाग जी बहुत ही बड़े हस्ताक्षर हैं इंडस्ट्री के। जी जी इन लोगों के साथ मैंने थिएटर किया, और मेरा फिर एक और टर्निंग पॉइंट आया। म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ा। जी मुझे सितार की बहुत अच्छी मतलब कहना चाहिए टीचर मिली, उषा सक्सेना जी, और उन्होंने मेरा सितार में इंटरेस्ट डेवलप किया, और सितार में मैंने एमए तक किया। वाह इंग्लिश में एमए किया मैंने। मैं डबल एमए किया मैंने। और पर क्या हुआ कि ग्रेजुएशन में आते-आते सितार में जो जितनी अच्छी रपाट मेरी उषा दीदी से थी, वो शायद मेरी प्रोफेसर से नहीं रही, तो मेरा इंटरेस्ट खत्म होता चला गया। रंगमंच मेरा तब भी चालू था। घासीराम कोतवाल किया, उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और मुकुल भाई को उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इन बिटवीन क्या हुआ कि बहुत छोटी ही थी मैं जब मैंने थिएटर शुरू ही किया था, तो मथुरा में एक सीरियल की शूटिंग हो रही थी, और वो अनिल चौधरी बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उनका नाम आज भी है। तो वो कबीर सीरियल बना रहे थे, और उसमें अनु कपूर जी ने कबीर की भूमिका निभाई थी। शायद आप तो तब, मुझे नहीं लगता, आप चुटकी सी होंगी शायद। जी तो उसमें मुझे पहला वो मेरा सीरियल था जिसमें मैंने काम किया, और उसमें मुझे 2 से 3 डायलॉग बोलने को मिल गए। बहुत खुशी हुई, तो बहुत ही अच्छा लगा। वहां से और इंटरेस्ट बढ़ गया थिएटर में। थिएटर में किया, सीरियल्स किए। मैंने विरवानीज के साथ एक को प्रोड्यूसर की हैसियत से सीरियल किया, जिसमें रोहिताश्व गौड़ आपके हिमाचल के ही हैं, वो जी सूरदास जी बने थे, और मैं सूरदास की माताजी। उसमें कास्टिंग भी मैंने ही की थी।
उसमें एक जिसने छोटी सूरदास की बच्ची का रोल किया है, सुरभि जैन, वो मेरी ही बहुत प्यारी, मतलब स्टूडेंट तो क्या कहूँ, मैंने उसको बहुत ज्यादा तो नहीं सिखाया, पर हाँ बहुत प्यारी बच्ची है, उसने बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया। और संदीपन भाई जो मेरे ही गुरु थे, उन्होंने मेरे अगेंस्ट में सूरदास के पिता का रोल किया, और सूरदास रोहिताशु गौड़ जी बने थे। उससे पहले हमने एक चिंतामणि सूरदास टेलीफिल्म की थी, जिसमें जाकिर हुसैन साहब मेरे अगेंस्ट में थे। वो जी। मैं उनकी पत्नी बनी थी और वो सूरदास बने थे। वो चिंतामणि सूरदास थे, क्योंकि वो चिंतामणि से आसक्त होकर उन्होंने फिर अपनी आंखों को फोड़ लिया था। तो वो वाली जो साउथ की स्टोरी है, उस पर हमने फिल्म बनाई थी। जी। ऐसे जर्नी चलती चली गई। मैं आकाशवाणी में उद्घोषिका के रूप में काम करने लग गई, मथुरा में आकस्मिक उद्घोषिका। फिर वहां से मैंने ट्रांसफर लिया, दिल्ली आ गई। दिल्ली में मैंने 5 साल डेली अप डाउन किया। ओह! मथुरा टू दिल्ली अप डाउन किया। और वो समय भी ऐसा था, बहुत मेहनत का समय था। और वहां से दूरदर्शन में मैंने सबसे पहले साहित्यिकी प्रोग्राम किया। साहित्यिकी लिटरेचर का प्रोग्राम था, और डॉक्टर विवेकानंद जी उस प्रोग्राम को देखा करते थे। वो प्रोग्राम मैंने कम से कम 12, 13, 14 साल किया होगा। और उस प्रोग्राम ने मुझे बहुत सिखाया। एक तो डॉक्टर विवेकानंद जी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि बिल्कुल परफेक्शनिस्ट। उनको राइट। एक एक शब्द सही उच्चारण चाहिए, स्क्रिप्ट बिल्कुल परफेक्टली याद की हुई चाहिए। उनके साथ तो मैंने हिंदी दिवस की 9 पेज की स्क्रिप्ट को 1 टेक होके दिया था। तो उन्होंने मुझे मेहनत और करनी सिखाई। और रंगमंच और जो दूरदर्शन का मीडियम है, उसमें अंतर करना मुझे आया, कि रंगमंच में जहां हम बहुत ब्रॉड एक्सप्रेशंस देते हैं, वहीं दूरदर्शन में आके तो नॉडिंग करना भी बहुत ज्यादा अलाउ नहीं है। तो जी, ये जी। टर्म्स को हमने समझा और इन पर काम किया। और आकाशवाणी में फिर दिल्ली में ब्रजमाधुरी कार्यक्रम देखा। पर इस जर्नी में मैं फिर भी कहूंगी कि बहुत सारे लोग, मेरी माता पिता के साथ साथ मेरी बहन, भाई, मेरे पति, मेरे ससुराल वाले, इन लोगों का सपोर्ट तो मैं बता ही नहीं सकती, कि मुझे जितना मैंने शायद शादी से पहले प्रोग्रेस किया, उससे कहीं दुगनी दुगनी तिगनी चौगनी मैंने शादी के बाद प्रोग्रेस की। और प्रोग्रेस भी क्या, मेरे लिए जर्नी और आसान कर दी इन लोगों ने। घर के साथ साथ मैं बाहर भी बहुत आराम से देखने लग गई, और नए से नए मकाम तय करने लग गई। फिर थिएटर छूट वाव! गया। शादी के बाद रिट्स थिएटर मेरा छूट गया। और थिएटर छूट गया, पर कसक तो रहती है। आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ी रही, कसक तो रहती है कि भाई वो थिएटर वाला तो एक नशा होता है, कि जिसने एक बार थिएटर कर लिया राइट। तो मैंने इवेंट्स का काम शुरू किया। इवेंट का काम मैं शादी से पहले शुरू कर चुकी थी। इवेंट्स मैं आज भी करती हूँ, और अच्छे लेवल पर करती हूँ। वाव! हिंदुस्तान में भी करती हूँ, हिंदुस्तान के बाहर भी करती हूँ, और बस अच्छा करने का शौक है। अपना यूट्यूब ग्रेट चैनल अभी। मैम, ग्रेट। थैंक यू। और आप इंस्पिरेशन हो हम सभी के लिए, क्योंकि आप एक राइटर, एक्टर भी हो, एंकर भी हो, तो किस तरह से मैनेज करते थे आप जब इवेंट्स भी करते थे एंड एक्टिंग का, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ होता तो है, पर रिट्स जहाँ चाह वहां राह। जब आपको लगता है कि आपकी इच्छा होती है ना, और आपके इंटरेस्ट का काम होता है, जब आपको अपनी तबीयत के मुताबिक काम करने को मिल जाए, तो आप दौड़ने लगते हो। उस समय आपको ये लगता है, आपका उत्साह दुगना हो जाता है, क्योंकि वो आपके मनपसंद काम होता है, आप उसमें कुछ करना चाहते हो। क्योंकि घर भी मेरी उतना ही इंटरेस्ट का एरिया है, जितना कि बाहर काम करना मुझे अच्छा लगता है।
मेरा किचन भी मुझे उतना ही प्रिय है, मुझे नए-नए व्यंजन बनाना भी उतना ही प्रिय है जितना मुझे बाहर काम वाह! करना। सैल्यूट टू यू मैम। और थैंक यू। हमारे बीच जो ऑडियंस जुड़े हैं, गीता शर्मा जी, त्रिशला खन्ना जी एंड ये त्रिशला प्रवीण खन्ना अरोड़ा जी। जो त्रिशला खन्ना जी, जी हैं, वो मेरी माता जी हैं। वाओ! प्रणाम। क्योंकि आपकी बेटी जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, सच में जो न्यू जो जनरेशन है, आप इंस्पिरेशन हो हमारे लिए। और गौरव गोयल जी जुड़े हैं, प्रवीण अरोड़ा जी, दिनेश दिवाकर जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को शिल्की दिनेश भूटानी भी जी, मेरे रवीना कोलीग सिंह हैं। जी। जी। वाओ ग्रेट मैम। और यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन भी आया है। लाइव जी, टेलीकास्ट फ्रॉम कृष्ण जन्मभूमि, जो आप 10 ईयर से आई थिंक जो टेलीकास्ट कमेंट्री करते आ रहे हो, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे मैम। जी। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे संदीपन भाई का एक दिन फ़ोन आया, जन्माष्टमी से 2-3 दिन पहले की बात है, कि श्रुति जी, मथुरा आ सकती हो? मैंने कहा जी बिल्कुल। और एक वो ऐसी पर्सनैलिटी थे, संदीपन भाई, गोसाई जी, राधा बिहारी गोसाई जी और मैं, रमेश रावत जी और बहुत से लोग हैं ऐसे मेरी ज़िंदगी में, राजेश भैया हैं, राजेश श्रीवास्तव जी, यतीन भाई, जिनका कहा मैं टालती नहीं हूँ। तो जी, उनका मुझे फ़ोन आया संदीपन भाई का कि श्रुति तुम मथुरा आ सकती हो? मैंने कहा जी बिल्कुल आ जाऊँगी, आप बताइए। वो ना एक्चुअली वो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ हो रहा है तो मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। तो पवन सिंगरन जी ने उनसे पूछा था तो संदीपन भाई ने मेरा नाम दिया। तो मैं वहाँ सुबह-सुबह पहुँच गई मथुरा। पहुँच गई तो उन्होंने कहा जी, अ, एपी मिश्रा सर बैठे हुए थे और आत्म प्रकाश मिश्रा जी और 2-3 लोग और भी थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बड़े गंभीर होके, "ब्रज के बारे में कुछ बोल सकती हो?" मैंने कहा, "जी, कोशिश करूँगी बोलने की।" उन्होंने कहा, "देखना जी, नहीं है, बिना देखे बोलना होगा।" तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कमेंटरी के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। मैंने कहा, "जी, बोल देती हूँ।" मैंने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया ब्रज के बारे में। उन्होंने कहा, "तुम तो मथुरा में पली-बड़ी हुई हो?" मैंने कहा, "जी, मैं मथुरा में पली-बड़ी हूँ।" "ब्रजभाषा बोलना जानती हो?" मैंने कहा, "आप मेरा काम आसान कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा से बोल के बताती हूँ।" तो मैंने जी। धारा प्रवाह ब्रजभाषा में ब्रज के बारे में, कन्हैया के बारे में बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, "ठीक है, आप तैयारी करिए।" मैंने कहा, "किस चीज़ की तैयारी करूँ?" "कल कमेंटरी करने आप आ रही हैं हमारे साथ।" मैं चकित, भ्रमित और स्तंभित रह गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं कमेंट्री करूँ और पूरा हिंदुस्तान क्या, विदेशों में कई लोग, कई देश मुझे देखें और ये कन्हैया का आशीर्वाद था कि मैं उसको अच्छे से निभा पाई और आज भी ब्रजभाषा और कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी हिंदी बोलकर मैं उस कमेंट्री को इतने सालों से कर रही हूँ और कन्हैया मुझे दिशा-निर्देश देते रहते हैं। आत्म प्रकाश मिश्र जी हैं, गुसाई जी हैं, बहुत लोग हैं जो मुझे गाइड करते रहते हैं और मैं सीखती रहती हूँ उनसे। वाओ! और मैम मैं जानना चाहूँगी, कितना डिफ़िकल्ट होता है लाइव कमेंट्री करते हो आप? कितना डिफ़िकल्ट होता है? मैं बताना चाहूँगी कि हमेशा तो हमें ऑडियंस सामने मिलती है और जो हम जी, देख रहे हैं वो हम सजीव प्रसारण कर रहे हैं, है ना? हम जो हम देख रहे हैं उसको उसका सजीव हाल हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अब जैसे कोरोना टाइम था और पिछले साल जब हमने जन्माष्टमी की कमेंट्री करनी थी, तो जहाँ हम लाखों लाख की भीड़ देखा करते थे, वहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं था मंदिर प्रांगण में। खाली विग्रह है, पंचामृत अभिषेक हो रहा है और हम कितना बोल सकते हैं, हम वेशभूषा पर बात कर सकते हैं, हम
विग्रह पर बात कर सकते हैं, हम जन्मस्थान की वास्तुशिल्प पर बात कर सकते हैं, हम उसकी ऐतिहासिक महत्ता पर बात कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन कितना बोल सकते हैं? तो एक अलग एक्सपीरियंस था, खूब तैयारी करनी पड़ती है, खूब पॉइंट्स रखने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात जब आप लाइव कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप बोल रहे हैं, चाहे वो आकाशवाणी मीडियम हो या दूरदर्शन का मीडियम हो। आकाशवाणी में तो फिर आप पढ़कर बोल सकते हैं और फंबलिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन दूरदर्शन में तो आप नहीं अटक सकते। राइट मैम, राइट। आई थिंक उस आपने होली में भी आप लाइव कमेंट्री करते हो। जी, होली में जन्मस्थान से ही जन्मस्थान से मुझे काफ़ी सा वो तो मैं शादी से पहले से भी करती आ रही हूँ और जन्मस्थान से मैं वहाँ पर बहुत बड़ा होली की लठामार होली जो होती है, तो उसका मैं पूरा अब उसमें और लाइव कमेंट्री में दोनों में फ़र्क है। वहाँ मुझे ऑडियंस को आमने-सामने फेस करके बात करनी है। वहाँ जब होली में आप लाखों लाख की ऑडियंस आपके सामने ही है और आप उनके बीच में हो। तो वो एक बहुत ही कहना चाहिए रोमांचकारी एक्सपीरियंस होता है और हर बार मैं जब मंच पर आती हूँ तो मैं ईश्वर से यही मनाती हूँ कि हे ईश्वर सब कुछ अच्छे से कर देना। क्योंकि वहाँ तो मुझे ऐसा निर्देश होता है कि जो महिलाएं बैठी हुई हैं ना, उनको आप ज़्यादा इशारे से ये भी नहीं कह सकते कि उठ के आगे आओ, पीछे वालों के लिए जगह बना दो। क्योंकि किस समय यस, भगदड़ मच जाए वहाँ और किस समय कुछ भी हो जाए, किस आपके ऊपर है पूरी भीड़ को केंद्रित करना और मैं कहूँगी कपिल शर्मा जी का जो मेरे पर विश्वास है या वहाँ भरतिया जी हैं, अनिल भाई हमेशा मुझे बुलाते हैं वहाँ पर। तो उन लोगों का विश्वास भी बहुत बड़ा है और कन्हैया उस विश्वास पे मुझे खरा उतारता है। वाह मैम, आप इतने क्यूट हो। और आपके लिए एक क्वेश्चन है। कुम्हार सौरभ जी लिखते हैं, एक मेरा सवाल है मैम से, आपकी खूबसूरती और मखमली आवाज का राज क्या है? कुमार ये बहुत मेरा प्यारा बच्चा है कुमार सौरभ जी, और कहना चाहिए कि इन सब लोगों का प्यार है मेरे सर जी का मेरे पतिदेव का प्यार है मेरे बच्चों का प्यार है आप सब जी। लोडेट्स तुम्हारा भी प्यार है जो लोग मुझे चाहते हैं वो मुझे अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं और जी, बस यही है प्यार दिया है और प्यार लिया है सबसे यस यस। और केवल सेठी जी भी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ ऋषिकेश करण जी जुड़े हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। और अभी शर्मा जुड़े हैं, जो कि बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, 10 इयर्स की एज में इन्होंने बालमुखी रामायण लिखी है। अच्छा जी जी। और मैम साहित्य की बात करें, क्योंकि आपने बहुत काम किया है, और उसका जो कोई बेस्ट मोमेंट या जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। देखो साहित्य की बात करें, जी साहित्यिक साहित्यिकी की ही मैं अगर तुम्हें बताऊं तो साहित्यिकी ने मेरी लाइफ को एक तरह से साहित्यिकी प्रोग्राम ने बहुत अच्छे से चेंज किया मेरी लाइफ को डॉक्टर विवेकानंद जी के साथ काम करते करते वो बहुत ना कड़क कड़क ऑफिसर थे और उनको किसी भी चीज में त्रुटि पसंद नहीं थी और बहुत समझदार थे उनको पता था कि जी चीजों को कैसे बनाना है उन्होंने मुझे बहुत बड़े-बड़े साहित्यकारों पर प्रोग्राम बनवाया, डॉक्टर नामवर सिंह जी पर, कमलेश्वर जी पर, बहुत सारी हमने पुस्तकों का समीक्षा भी मैंने की। वो मेरा एक लर्निंग पीरियड था, उसमें मैंने इतना सीखा, उसमें मैंने स्क्रिप्ट्स को याद करना सीखा, उसमें मैंने स्क्रिप्ट को एक्सप्रेशन देना सीखा, समझाना सीखा। जो मैं पढ़ रही हूँ, वो दर्शक कैसे समझेगा, इस बात को मैंने सीखा। उसको बोलना कैसे है, मॉड्यूलेशन कैसे है, रंगमंच में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। लेकिन मैंने आपको बताया ना रंगमंच और पर्दे की दुनिया में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है।
एक स्टेज पर बोलना जी, और एक कमरे के आगे बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क को मैंने बारीकी से साहित्यिकी में रहते हुए सीखा और उसको अपने जीवन में ढाला और यही साहित्य की ही प्रेरणा थी क्योंकि मेरी मदर बहुत साहित्य से प्रेम करने वाली हैं। तो जब हम छोटे-छोटे थे 7th-8th में थे तो उन्होंने मथुरा में अन्नपूर्णा मंदिर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, तो वहाँ का हमें मेंबर बना दिया था। इधर-उधर मत खेलो कूदो, या तो हम कथक क्लासेस में जाते थे, म्यूजिक का एनवायरनमेंट हमारे घर में ही था और या फिर हम लाइब्रेरी में जाके अपना समय बिताया करते थे। तो बचपन में ही हमने मुंशी प्रेमचंद्र, विमल मित्र, रविंद्रनाथ ठाकुर और महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, शिवानी, न जाने कितना साहित्य हमने बचपन में ही पढ़ लिया था। तो वो साहित्य का लगाव, साहित्यिकी में वो थर्स्ट मेरी पूरी हुई और फिर उसके बाद साहित्यिकी करना छोड़ा। तो अब एक इच्छा थी तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया अभी, हाल ही में 4 महीने जी, हुए जी। हैं। तो उसमें मैंने सोचा है कि मैं जो श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियाँ हैं, उनका नाट्य वाचन किया करूँगी और वही मैं कर रही हूँ और लोगों का उसमें भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। अभी एक रिट्स तुम वाह शायद मैम! क्वेश्चन भूल रही हो। एक क्वेश्चन मुझे प्रवीण अरोड़ा जी का फ्लैश होता हुआ दिखाई दिया था कि ब्रज भाषा में भी शायद वो चाहते हैं यस, कि मैं यस, कुछ यस, यस, यस। यस, यस। जी, जी। तो ब्रज भाषा तो मेरा पहला प्यार है। तो ब्रज के बारे में क्या सुनना चाहती हो रेड तुम बताओ? जो कोई कवित्व भी सुनना जो भी चाहती हो मैम या जो भी एंड आपके लिए एक क्वेश्चन भी आया है, प्लीज़ एक लोकगीत सुना दीजिए। ओहो! यस, यस। लोकगीत, तो फिर मैं ब्रजभाषा का लोकगीत ही कोई गुनगुना देती हूँ। ठीक है? जी, जी। जी, अ, जी। ये लोकगीत है मेरी एक बहुत प्रिय सखी है और उसके मुँह से ही मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। मैं उसकी 2 पंक्तियाँ गुनगुनाऊँगी खाली। रुचि तैलंग उसका नाम है, वो मेरे साथ पढ़ी है। और अगर तुम्हें वाक़ई कभी मैं यहाँ इसी मंच से बोलना चाहूँगी कि अगर तुम्हें कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती का वास्तविक उदाहरण देखना है, तो उस रुचि तैलंग को आप अपने इस मंच पर बुलाएँ और आप उसका या श्योर इंतज़ार मैम। करें। तो वो शास्त्रीय संगीत की बहुत बहुत बड़ी कलाकार है और प्रोफ़ेसर रही है श्री राम भारतीय कला केंद्र में और अभी भी शास्त्रीय संगीत की सेवा में ही लगी हुई है। उसके मुँह से ये मैंने सुना था पहली बार ब्रज का ये लोकगीत। ब्रज में क्या होता है कि जब नवरात्रे आते हैं तो देवी की जात को लोग जाते हैं। तो ये देवी की जी। जात के लिए गीत गाया जाता है। मेरे पिछवाड़े गैल गाड़ा ररकत में सुन्यो माय चल वाह! पिया दो मिल आए पर से देवी ज्वाल पाओ माय। क्या बात है! वाओ! आपकी वॉइस बहुत ही कमाल की है मैम। बहुत तो ही अच्छा लगा। ब्रजभाषा लोकगीत मुझे लोकगीतों में रमेश रावत जी ने पूरा साथ दिया मेरा। उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे मंच पर प्रस्तुति करना बताया लोकगीतों की। तो वाओ! और मैम जो आपने अभी हाल ही में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो उसमें मैंने देखा है कि मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं, आप बहुत ही अच्छा आपने जो अभियान चलाया है, अभियान कह सकती हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं, वो पढ़ना भी नहीं चाहते और सुनना पसंद करते हैं। देखो तो आपका थोड़ा-सा मेन करेक्ट कर दूँ। यस, हाँ, हाँ। जी, वो मुंशी प्रेमचंद पर तो नहीं मैं अभी कर रही, मैं डॉक्टर रामधारी यस, सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि रहे हैं, उनकी जी, एक खंड काव्य है रश्मि रथी। मैं उसके बारे में आजकल उसका नाट्य वाचन कर रही हूँ। रश्मि रथी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती का सबसे बड़ा उदाहरण है रश्मि रथी में कर्ण। कर्ण सूर्यपुत्र थे
और जी। राधे के घर पले थे और उन्होंने अधम जाति का होने का इतना जितना उन्होंने जीवन में सहा शायद ही किसी ने सहा होगा। और दुर्योधन के साथ उन्होंने मित्रता की। दुर्योधन ने उनकी कला को पहचाना, उनकी धनुर्विद्या को पहचाना और उन्होंने दुर्योधन ने उनको सपोर्ट किया, अगर आज की भाषा में कहा जाए। और कर्ण दानवीर के नाम से कवच और कुंडल के साथ वो पैदा हुए थे और दानवीर माने जाते थे। पग पग पर कर्ण को छला गया, चाहे वो किसी भी रूप में छला गया हो। तो उस पर मैं आजकल नाट्य वाचन रश्मि रथीला कर रही हूँ। 3 एपिसोड आ चुके हैं, 4था एपिसोड अब जी। उसका बहुत जल्दी ही आने वाला है। यूट्यूब चैनल में मैं उसका नाट्य वाचन कर रही हूँ और आगे भी अगर ईश्वर ने साथ दिया, लोगों का प्यार मिलता रहा, तो आगे भी और कृतियों को लेकर मैं प्रेजेंट करूंगी। वाओ! ग्रेट मैम। और मैम आपने चित्रहार में भी काम किया है जो कि आई थिंक बच्चे-बच्चे देखते थे क्योंकि उस टाइम दूरदर्शन बहुत ही फ़ेमस होता था, हमारे पेरेंट्स और हम खुद देखते थे और वहीं से ही मैंने जो आपको देखा है और मुझे आप बहुत ही अच्छे लगते थे। ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं दिल्ली आई थी तो जी। 92 या 93 की बात होगी। तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई, रंगोली और चित्रहार से। और एलसी चतुर्वेदी जी हुआ करते थे, वो फेस्टिव फीचर्स बनाते थे। हरिदास संगीत समारोह वो कवर किया करते थे, तो उन्होंने मुझे मौका पुराने दिया। ज़माने में लोगों की बात की वैल्यू हुआ करती थी। चतुर्वेदी जी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं कराऊँगा और उन्होंने मुझे पहला मौका दिया। उसके बाद मैंने कई फेस्टिव फीचर्स किए। एक हमारा मुझे आज भी याद है, अगर वो मुझे बहुत लैंडमार्क लगता है वो प्रोग्राम। दूरदर्शन का लाइव प्रोग्राम था और उसमें हमारी ब्रज की संस्कृति पूरी दर्शानी थी और यानी उस समय इंडिया आया था, तो यानी का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। यानी लाइव खत्म होते ही हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ और लोगों ने इतना सराहा उस प्रोग्राम को। और तो दूरदर्शन में भी, आकाशवाणी में भी, दोनों में हमने चैलेंज के तौर पर काम किया। आकाशवाणी में मैं एक प्रोग्राम किया करती थी दिल्ली में, आज सुबह, जो पब्लिक ग्रीवेंसेस का प्रोग्राम था। तो जी। मैंने ऐसे प्रोग्राम किए। हमारे एक ऑफिसर हुआ करते थे, भीम प्रकाश शर्मा, और भीम जी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ उनकी, कि उन्होंने मुझे पब्लिक ग्रीवेंसेस का प्रोग्राम करना सिखाया। एक बार मैं प्रोग्राम करके घर पहुंच गई, वो न्यूज पे प्रोग्राम था कि आज जो हुआ है उसकी रिपोर्टिंग जाती थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें लाइव गाड़ी पिकअप करने आती थी 4 बजे और हम ऑफिस पहुंच जाते थे और लाइव प्रेजेंट करना होता था। तो मैं घर पहुंची प्रोग्राम के कट्स बना के, तो सर का फोन आ गया, लाली कहाँ है तू? लाली बोला करते थे मुझे। मैंने कहा जी। सर जस्ट अभी घर पहुंची हूँ। अच्छा, न्यूज नहीं देखी? मैंने कहा सर अभी पानी का ग्लास पी लूं। टीवी लगाओ, न्यूज देखो। मैं अपनी मासी के यहाँ रहा करती थी क्योंकि वहीं से मुझे गाड़ी पिकअप करती थी श्रीनगर, या फिर मैं कभी अपनी सिस्टर के यहाँ उत्तम नगर रहती थी, वहां से गाड़ी पिक करती थी, पर ज्यादातर मैं अपनी मासी के यहाँ ही रहती थी श्रीनगर। तो मैंने फटाफट टीवी लगाया तो पता चला कि जी किन्नौर प्लेस में बम विस्फोट हो गया। अब मतलब ऐसे ही जैसे अभी बात करते करते मेरा मुंह खुला रह गया, मेरा मुंह खुला रह गया। सर ने कहा जी। फौरन आइए ऑफिस। अब मासी ने कहा मैं तो भेजूंगी नहीं ऐसे माहौल में। तो मेरे मौसा जी ने कहा नहीं मैं लेके जाता हूँ। तो वो मुझे लेके आए, वो मुझे छोड़ के गए ऑफिस, और रात में 2:30 बजे भीम सर ने मुझे मेरे घर छोड़ा और सुबह 4:30 बजे फिर गाड़ी ने मुझे पिकअप किया ऑफिस आने के लिए। और से अगर भीम सर नहीं भी मेरे साथ लगते तो ये मेरी जवाबदेही थी क्योंकि मेरा कार्यक्रम था। इस तरह के चैलेंजेस भी आकाशवाणी में हमने किए। मैं एक दो नाम और लेना चाहूंगी। आकाशवाणी जी। में जैसे मैं बहुत प्रभावित हूँ
राम अवतार बैरवा जी से, काजल मैम के साथ मैं यतीन भाई से, राजेश श्रीवास्तव जी से समय समय पर टिप्स लेती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है इन लोगों से चर्चा करना और अपने आप को बेहतर बनाना। वाओ! ग्रेट मैम। और मैम आपने सीरियल्स भी किए हैं, सीरियल्स की बात करें तो आपने को-प्रोड्यूस भी किया है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी जो दूरदर्शन के लिए आपने सीरियल्स किए हैं? जी, जी। सीरियल्स मैंने जैसा कि आपको बताया कि कबीर से मेरी शुरुआत हुई थी। कबीर मैंने जब बच्ची-सी थी तब मैंने कबीर किया था, उसके बाद मैंने चिंतामणि सुदास टेलीफ़िल्म की, उसके बाद मथुरा में ही शूट किया था रमन रेती आश्रम में, कार्शनी संप्रदाय के जी। आश्रम में। और वहाँ पर और मथुरा के लोगों के साथ ही किया था। उसमें रोहिताशु गौड़ सूरदास की भूमिका में थे। उसके बाद मैंने एक अपना सीरियल बनाया अपने बैनर के तले। वो हमने रियलिटी शो बनाया, राइजिंग स्टार्स करके हमने बनाया, रॉकिंग स्टार्स। वो हमने देहरादून से हमारा वो टेलीकास्ट हुआ। उसके हमने 13 एपिसोड हमने किए और उसमें पहली बार हमने डांस और सिंगिंग दोनों को साथ में रखा और वो सीरियल की भी अच्छी हमारी रेटिंग रही। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। आगे भी प्लानिंग है और अच्छा करने की। देखो जैसे-जैसे मौका मिलेगा करना चाहती हूँ जी, जी। और करूँगी। वाओ ग्रेट। और मैम आपकी तो बात करें, आप तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी और आप लिखते भी हो, तो उसके बारे में जो पोएम्स आपने लिखी है उसके बारे में आपका जो ये इंटरेस्ट है, क्योंकि आप एक्टिंग भी करते हो, डांस भी करते हो, गाते भी हो और लिखते भी हो, ये किस तरह से माइंड में आता था आपके? देखो मुझे लगता है कि ऋड्स जो भी कोई भावुक इंसान है, संवेदनाएँ अपने अंदर रखता है, विजुअलाइज़ करता है चीज़ों को, वो अच्छा लिख भी सकता है। मैं भावनाएँ उकेरती हूँ पन्नों पर, लेकिन वो कितनी अच्छा शिल्प है ये मैं भी नहीं जानती हूँ क्योंकि शिल्प के बारे में मैं इतना अच्छा नहीं जानती। अब तुम्हें एक छोटी-सी बात बताती हूँ, क्योंकि मैं इवेंट्स का काम करती हूँ। इवेंट्स के काम में इस समय मैं अच्छा ईश्वर की कृपा से वो काम मैं करती हूँ। सेलेक्टिव इवेंट्स करती हूँ, तो इवेंट्स में क्या होता है कि हम एक डॉक्यूमेंट्री ज़रूर बनाते हैं। कॉर्पोरेट के जी। लिए मैंने कई फ़िल्म्स बनाई, बहुत फ़िल्म्स बनाई कॉर्पोरेट के लिए। तो मेरी पहचान कहाँ से अलग होगी कि अगर मैं अच्छा लिखूँगी। मेरा हमेशा ऐसा मानना था कि टेक्निकली तो हर फ़िल्म स्ट्रॉन्ग हो सकती है। टेक्निकली हर चीज़ आप एक उसको एक अच्छा प्रस्तुतिकरण दे सकते हो। लेकिन अगर उसके पीछे आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, आपने कुछ हटकर बात कही है, आपने एक पिन पॉइंट आप ऑडियंस के दिल को छू पाए हो, हैमर कर पाए हो अपनी बात को, तो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन के आएगी। तो यही मैंने अपनी फ़िल्मों में देने की कोशिश की। मैंने बहुत सारी फ़िल्में बनाई प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए जो इवेंट्स में हम बनाते हैं और लोगों ने बहुत सराहा। अभी हमने बहराइच में एक प्रोजेक्ट किया, उनके लिए एक फ़िल्म बनाई थी हमने। तो उसका उसकी स्क्रिप्टिंग सबने बहुत पसंद की। उनके छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हमने और किए, उसमें भी हमने बढ़िया स्क्रिप्टिंग की। तो हमने कई कॉर्पोरेट के लिए फ़िल्में बनाई, तो कॉर्पोरेट के लिए जब फ़िल्म एक कुछ अलग हटकर फ़िल्म आती है, जिसमें कि आपकी स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी होती है एक कॉर्पोरेट कल्चर के साथ अगर आप लिटरेचर को भी थोड़ा-सा मिक्स कर देते हो, तो वो फ्लेवर कुछ और ही निकल आता है। तो वो भी लोगों ने पसंद किया और शायद यही कारण है कि अ, हमें काम मिलता रहा और हम काम करते रहे। राइट मैम। और मैम आपने अब्रॉड भी मोस्टली विजिट किया है, और जो हुँ। फर्स्ट आप गए थे, फर्स्ट एक्सपीरियंस था वहाँ पे, वो कैसा रहा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे? वो तो बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस था।
ऐसा था कि 2004 की बात है और 2004 में एलजी एक कंपनी है, उन्होंने स्किल ओलंपिक साउथ कोरिया में किए। साउथ कोरिया में किए तो उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या आप ये इसमें इंडिया को प्रेजेंट कर पाएंगी कल्चरली। तो ना तो हमने कहना सीखा ही नहीं ना, हमने कहा कूद जाओ, उसके बाद तो तैरना अपने आप आएगा। अपनी जान बचानी है तो तैरना सीखेंगे ही और किनारे तक भी पहुंचेंगे। तो राइट। हमने हाँ कर दी, तो उसकी फिर तैयारी शुरू हो गई। अच्छा, अब यहाँ मैंने बीच में दो तीन बार नाम लिया है रमेश रावत जी का, तो वो उनका एक सपना था। वो मुझे सोना कहते थे और सोना मेरे घर का नाम है, और मेरे जो बहुत क्लोज चाहने वाले हैं, मेरे जानने वाले हैं, वो मुझे सोना नाम से भी जानते हैं। तो वो मुझे जी। अपनी भाषा सोना तेने मोकू विदेश घुमानो है, तू मोकू विदेश लेके जाएगी, ब्रज भाषा में बोला करते थे। और सोना कभी नहीं बोला उन्होंने, सोना बोला करते थे। सोना तू लेके जाएगी मोकू विदेश। तो मेरे जो अपने होते हैं ना, मुझे लगता है उनके सपने पूरे करने की शायद मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ही लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है नहीं, अगर उसकी इच्छा है तो ईश्वर कुछ ऐसा करे कि मैं उसका सपना पूरा कर सकूं। तो यहाँ मौका मिला, और रावत जी को उस प्रोजेक्ट में घुसाना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा था ही नहीं कि मैं एक लोक कलाकार को इस प्रोजेक्ट में इन करा दूं। दिमाग लगाया, रास्ता निकाला, उनको बुलाया। अब हुआ क्या, रावत जी बहुत सीधे साधे इंसान थे, बहुत सीधे। अब हुआ क्या, जी। उन्होंने हमसे 2 दिन बाद आना था। 2 दिन, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मैंने अपनी सिस्टर के यहाँ, रचना दीदी के यहाँ मैंने अपने बच्चों को छोड़ा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ, मैं और सर जी, हम साउथ कोरिया गए। तो रावत जी ने 2 दिन बाद आना था। अच्छा, हमें लगता था कि जैसे हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम कहीं भी जाएंगे तो हम सरवाइव कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहला जी। झटका हमें वहां उतरते ही क्या लगा, अब आप ये जो आज आप ग्रीन टी सुन रहे हैं ना, मैं उसकी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। अब जी। 2004 में ग्रीन टी नाम की चिड़िया को कोई नहीं जानता था हिंदुस्तान में। ये ग्रीन टी क्या होती है, इस चिड़िया को कोई नहीं पहचानता था। तो जैसे ही जी। हम वहां उतरे, तो वहां जो उनकी कोऑर्डिनेटर आई हुई थी, उन्होंने हमें रिसीव किया। हाय, हेलो, हाउ आर यू, एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेक। मैंने कहा यस यस, व्हाट मैम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आई वांट टी। उसने कहा टी, अच्छा, वो तो बड़ी खुश हो गई, अच्छा मैम को टी चाहिए। वो फटाफट गई, 2 4 6 केन्स उठा लाई। अब समझ में ना आई, है ठंडी केन, मतलब मैंने तो चाय मांगी थी, ये क्या ले आई है। फिर मेरे दिमाग में आया शायद ये आइस टी होगी, ये शायद आइस टी लाई है। अब पूरी बस में जो हम लोग पूरे 10 12 जने जो गए थे दिल्ली से, सबने वो केन खोली। केन खोल के जैसे ही पहला सिप लिया तो सबके चेहरे देखने वाले थे। वो एकदम चिल्ड ग्रीन टी थी। अब ना उसमें कोई, हमें तो कोई फ्लेवर भी नहीं लगा, ना वो मीठी थी ना। अब सबके चेहरे एकदम ऐसे, तो वो समझ गई, कोऑर्डिनेटर जो थी, उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने फिर पूछा कि भाई मैम, इज देयर एवरीथिंग ऑल राइट। मैंने कहा हाँ, यस, वी वांट एक्चुअली ब्राउन टी, वी वांट रेड टी। वी तो फिर ओ मैम, आई एम सॉरी, वी कैन नॉट प्रोवाइड यू हियर। तो फिर हम जहाँ हम रुके थे, उन्होंने हमें 7 स्टार ट्रीटमेंट दिया था। फिर जहाँ हम रुके तो वहां उन्होंने हमारे लिए स्पेशली टी सैशेज और शुगर सैशेज हमारे लिए लाके रखे। और वहां मैंने एक चीज वहां पर सीखी कि जिस चीज को हम परफेक्शन कहते हैं, हमारे लेवल पर उस समय जिस चीज को हम परफेक्शन कहते थे, वो शायद 1% था। वहां के लोग किसी भी चीज को इतने परफेक्शन से करते हैं। उनके लिए अगर मार्किंग है तो मार्किंग को कैसे
अवेल करना है, कैसे हमें चीजों को प्रेजेंट करना है, ये वहां जाके हमने सीखा। वहां वो लोग इतने तैयार थे, उनको पता था कि शायद बारिश हो जाएगी। इवेंट में बारिश हो गई तो 1 सेकंड नहीं लगा, सबकी छतरियां खुल गई, 1 सेकंड नहीं लगा, सबके रेनकोट आ गए। 1 सेकंड। हम लोग ये पहले तो ये सोचते ही नहीं, हम कहते हैं वेदर फोरकास्ट देख लो, बारिश तो नहीं होने वाली। अच्छा, होने भगवान ना करे ना हो। तो वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उनके मैनेजमेंट होते हैं। वो वो जर्नी हमारी बहुत अच्छी जर्नी थी, मैं लाइफ में उसको लर्निंग मानती हूँ। उसके बाद तो जी हमने काठमांडू बहुत इवेंट किए, उसके बाद हमने दुबई में अवार्ड्स किए। नया सीखने में और नई टेक्निक जी को अडॉप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। हाँ, ये केवल जी, आपके लिए जी क्वेश्चन है। यस यस। केवल जी आप ही के साथ काम करना चाहती हूँ मैं। केवल जी मेरी सिस्टर के पड़ोसी भी रहे हैं और जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान। और इन्होंने मुझे एक एक बहुत बड़े अंतराल के बाद खट से पहचान लिया और मैंने भी इनको पहचान लिया। एक इन्हीं का सीरियल था महक, एक जिंदगी जी पर यस आता था। यस यस। हाँ, जी तो जी। ये केवल सेठी जी का ही था। तो वहां मैं नानी के किरदार के लिए ऑडिशन करने गई थी। ओके। तो केवल जी ने बुलाया था मुझे। तो बस फिर वहां जो परतें खुली पुरानी के, अरे आप तो वही हैं, अरे तुम वही हो। फिर मेरी सिस्टर आजकल ओमान में है, तो मैंने उनसे वीडियो कॉल कराई। तो पुराने दिन एकदम से याद किए। तो थैंक यू केवल जी, आप मुझे देख रहे हैं। और यस यस मैम, और मैं भी एक बात, महक की बात आई तो मेरा इतना फेवरेट सीरियल था। इवन कि उस टाइम हमारे घर पे टीवी नहीं होता था, तो मैं जी कहीं इतना दूर जाती थी महक सीरियल देखने के लिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था वो सीरियल्स। केवल जी और मैं देखिए आपका यस। प्रमोशन। यस, अभी भी मुझे याद है वो जो उसमें सीन है, एक डबल रोल भी होता था एक लड़की का। उसमें बहुत ही अच्छा लगता था, इस तरह से क्रिएट किया था एक्टर, उसमें बहुत ही कमाल के थे वो एक्टर। जी, केवल जी इस शो को देख रहे हैं। तो बस आपके क्वेश्चन का यही है आंसर, केवल जी आपके साथ काम करना है। और मैं भी इनको थैंक यू कहना चाहूंगी सर, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे सीरियल्स दिए हैं। और जो महक है वो मेरा अब तक का फेवरेट सीरियल्स है। आपको हाल ही में जो अवार्ड भी मिले हैं उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जो ब्रज जी भाषा में आपको बेस्ट एक्ट्रेस का रोल, वो सॉरी, अवार्ड मिला है, जी उसके जी बारे जी। में जानना चाहूंगी। जो फाइनल टच प्रोडक्शन और कनु राधे फिल्म्स के तहत संदीपन भाई ने, जो मेरे गुरु भी रहे हैं, और मैंने कहा ना कि जीवन में कुछ लोगों की बातें मैं टाल नहीं सकती। तो एक दिन उनका फोन आया मुझे कि लाली, वो भी लाली बोला करते थे, लाली आनो है, एक फिल्म करनी है तो ये मेरी। मैं कहा जी बिल्कुल आऊंगी। तो हम लोगों का एक 3-4 लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें संदीपन भाई, मैं, यतीन भाई, राजेश भैया। तो जी हम लोग हमेशा हफ्ते में 2-1 बार जरूर हमारी बात होती थी, और कुछ नहीं तो बस वैसे ही गॉसिपिंग के लिए हम लोग बात किया करते थे। और संदीपन भाई वो कड़ी थे जिन्होंने सबको जोड़ के रखा हुआ था। जी तो हमने कहा ठीक है, एक बार फिर से मिलना हो जाएगा और पुराने दिन याद आ जाएंगे। तो स्वास्तिक में बहुत सारे लोगों को मैं आज भी याद करती हूँ, चाहे वो सीपी भाई हों, चाहे वो आशु भैया हों, चाहे काला भाई हों, सबको मैं बहुत अच्छे से याद करती हूँ। तो उन्होंने बुलाया और हम चले गए। संडे सबसे पहले उन्होंने बनाई संझा फिल्म। संझा फिल्म में मेरा एक बहुत कर्कशा
महिला का किरदार था कि जो जी, जीवन की परिस्थितियों से बहुत परेशान है, खुद नौकरी कर रही है, घर-परिवार को चला रही है, पति कुछ करते नहीं हैं और करते नहीं हैं पर आइडियोलॉजी पूरी है कि भैया ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, तुम ये तो जेठ जी जो हैं उनके वो पूरा घर चलाते हैं और कुछ ये भी कमाती हैं, तो ये भी चलता है। तो और जेठानी साहिबा की उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो वो कुल मिला के वो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जो उसके व्यवहार में कड़वाहट ले आई हैं। तो वो किरदार मेरा संध्या में था और उसको मैंने निभाया और मुझे नहीं पता कि लोगों को वो बहुत पसंद आया और उसमें मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उसी का दूसरा पार्ट संडे फिर 1 साल बाद हमने बनाया संदीपन भाई ने और उसमें मेरा थोड़ा अच्छा रईस किरदार था। तो उसमें मेरी हस्बैंड के साथ केमिस्ट्री अच्छी है और ससुर साहब के साथ भी मेरी तो अच्छी है पर बेटे की केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी नहीं है, वो थोड़ा नोक-झोंक होती रहती है। पर उसमें जैसे संध्या में भाटिया जी की भूमिका, राजेश भैया की भूमिका, यतिन भाई की भूमिका बहुत अच्छी थी। इसी तरह से संडे में मैं कहना चाहूँगी कि यतीन चतुर्वेदी जी की भूमिका अगर मतलब उन्होंने उस फ़िल्म में जान डाल दी है। वो ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें नोएडा में उसके लिए अवार्ड मिला, यतीन भाई को अवार्ड मिला, फ़िल्म को संदीपन भाई को अवार्ड मिला बेस्ट डायरेक्शन का। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 2 दिन बाद ही संदीपन भाई की मृत्यु हो गई और अब वो जर्नी उनके बिना आगे ले जाने का मन नहीं करता। अभी कल ही मथुरा में वृंदावन में 2 दिन का ब्रजभाषा फ़िल्म महोत्सव हुआ है, उसमें वो दोनों फ़िल्में चलाई भी गई हैं और लोगों ने खूब सराहा है। पर कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि कभी-कभी सफ़र में जो हमसफ़र होते राइट, हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। जब वो साथ छूट यस, जाता है, यस, आगे बढ़ने का मन नहीं करता है। तो संदीपन बाई की वो जगह थी हमारी ज़िंदगी में। वाह! राइट मैम, ये तो आपने बहुत ही अच्छा कहा है क्योंकि जो हमें साथ लेके हमारी टीम होती है, हम टीम वर्क काम करते हैं, अगर कोई बिछड़ जाए तो बहुत दुःख होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और मैम बात करें कि आपकी जो किसी कोई ना कोई आपकी इंस्पिरेशन रही होगी, आपने किसी न किसी से इंस्पायर होके एक्टिंग सीखी होगी, जो मैं आपकी फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहूँगी? देखिए मुझे जब अभी तुमने भी यंग लुक की मेरी फ़ोटोग्राफ्स अभी हाल ही में देखी होंगी, तो जी। मुझे उसमें भी तुमने अगर कमेंट्स पढ़े होंगे तो लोग मुझे स्मिता पाटिल के रूप में कहते थे यस, और यस। अभी हाल-फिलहाल में मेरी एक कज़िन ने मुझे ताना भी मारा कि दीदी मोटे होने से कोई इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो स्मिता जी को मैं बहुत मानती हूँ और मैं रेखा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और जी, अगर हिंदी को लेकर बात करूँ, तो मैं जिस तरह का बोलना चाहती हूँ और जिस तरह की चीज़ें मैं क्लैरिटी अपने संवाद में जिस तरह की क्लैरिटी लाना चाहती हूँ, तो वो डेफ़िनेटली अमित जी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैं उनको आइडल मानती हूँ। अमिताभ बच्चन जी किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं। जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ कि मैं पहले द्वितीय बोला करती थी और मुझे वज़न नहीं जब मैंने उनको देखा द्वितीय बोलते हुए, तो मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। मैंने भी द्वितीय ही बोला। तो वाओ! मैं उनसे बहुत सीखती हूँ कि मुझे कैसे बोलना है और कैसे अपने संवाद में एक्सप्रेशन भाव लेकर आना है। तो बाकी जो गुरु मेरे रहे हैं, मैं कहूँगी कि ईश्वर ऐसे गुरु सबको दे, जिन्होंने बिना मुझे ये एहसास कराए हुए कि हम तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं, मेरे जीवन में सब कुछ डाल दिया, मेरे व्यक्तित्व में उड़ेल दिया। तो ऐसे गुरुओं को तो मैं भूल नहीं सकती। और आप कमेंट भी पढ़ सकते हो।
शिल्की भूटानी जी, getting inspired after listening to you. थैंक यू And सिल्की, Sohail थैंक यू सिल्की। and सीमा शर्मा जी जुड़ी है जो कि मथुरा हाय से। सीमा, कैसी हो? सीमा बहुत अच्छा काम कर रही हैं जितने भी दिव्यांग बच्चों के लिए, उनको एक ट्रेनर के रूप में ये, और इसके सिखाए हुए कई बच्चे ओलंपिक्स में कई गोल्ड मेडल्स लेकर आए हैं। वाह, ग्रेट मैम, ग्रेट। और मैम जैसा कि आप जानते हो आजकल ये जो कोविड पेंडेमिक फैला है, इसके बारे में आप ये क्या, क्योंकि आर्टिस्ट भी, आपको पता है कि आर्टिस्ट पे भी इफेक्ट पड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आर्टिस्ट पर मॉनेटरी तो बहुत फर्क पड़ा है। इस जी इंडस्ट्री के लिए ये एक त्रासदी है कोरोना। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो कलाकार इससे उबर सका है और जिसने समय का सदुपयोग किया है, इस समय को समझा है, मैं आज जी। भी देखती हूँ यूट्यूब चैनल कितने खुल गए, कितने लोगों ने वीडियोस बना बना के पोस्ट किए। इस तरह की लाइव चैट्स, रिट्स, क्या तुमने कोरोना से पहले ये शो शुरू कर दिया था? नो मैम। है ना? तो तुम भी उसी की देन हो। यस, राइट। बहुत तो कुछ दिया है। बहुत कोरोना, अगर हम उसका नेगेटिव एस्पेक्ट तो खैर है, बहुत बड़ी त्रासदी है ये। लेकिन अगर हम ये देखें कि उसने हमें इतना तन्हाई में टाइम दिया कि हम अपने बारे में सोच सके, अपने अंदर की कला को पहचान सकें और उसको बाहर निकाल सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, तो ये मौका भी तो राइट। कोरोना में ही मिला है। यस यस यस। कलाकारों ने भरपूर इस मौके का फायदा उठाया है। मैं कहती हूँ जितने वीडियोस इस टाइम पे वायरल हुए हैं, जितनी रेसिपीज लोगों ने बनाई है, ऐसे ऐसे फन जी। लोगों के सामने आए हैं कि जो कहने की ही बात क्या है। तो मुझे लगता है हर यस। चीज को पॉजिटिवली देखना चाहिए और हमेशा एक कूल टेम्परामेंट के साथ जिंदगी को जीना चाहिए, और तभी जीने का मजा आप तो ले ही पाते हैं और आपके साथ वाले भी उसको भरपूर एंजॉय कर पाते हैं। यस, राइट मैम। और क्या क्या किया है मैम आपने कोविड के दौरान, क्योंकि टाइम मिला था, खुद के लिए भी टाइम मिला था हमें, तो मैं कोविड जानना के दौरान, चाहूंगी कि। जी। हाँ, कोविड के दौरान मैंने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, मेरी बिटिया मेरे पास है, मेरे हस्बैंड ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम था ही नहीं, नेचर ही नहीं था, वो टूरिंग पे रहते थे। तो जी। सबके साथ बैठकर एक डाइनिंग टेबल पे खाना खाना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सबको काम में लगाना, सबके साथ मिलकर एंजॉय करते हुए काम करना। और हमारे साथ तो ये था कि मैं आईपी एक्सटेंशन में रहती हूँ, मयूर ध्वज मेरी सोसाइटी है, और दिल्ली जी। पूरे 1 महीने तक हम बाहर ही नहीं निकल पाए थे सोसाइटी से। तो वो मयूर ध्वज सोसाइटी के बीच में हमारे घर में ही हमारी दुनिया बन गई थी। और एक चीज और बहुत अच्छी हुई कि जो संबंध हम 6 महीने में किसी को फोन करते थे, 1 महीने में किसी को फोन करते थे, फिर साहब वो वर्चुअल मीटिंग्स ही होने लग गई हैं। फैमिली के लोग इतना जी। आसपास आ गए कि वो वर्चुअली टाइम डिसाइड हो गए कि ट्यूसडे हम नानकों से मिलेंगे, थर्सडे हम दादकों से मिलेंगे, और वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, और सब अपने अपने एक्सपीरियंस कोरोना टाइम में शेयर करेंगे। तो लोगों ने भी इस समय को, ये हिंदुस्तानियों में जज्बा है, हिंदुस्तानी समय को काटना जानते हैं और अच्छे से काटना जानते हैं। और उसी दिल के साथ सबने, मैंने एक और काम किया कोरोना में, थोड़ा सा गीता का अध्ययन किया। गीता को मैंने वाह। आध्यात्मिक एस्पेक्ट नहीं, उसका मैंने एक जो कहना चाहिए एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर मैंने गीता को पढ़ा। और
उसको एन्जॉय किया मैंने और मुझे लगा कि वाक़ई गीता एक वो वो एक कहना चाहिए कृति है, जो आदमी का जीवन बदल सकती है। उसमें हर राइट। बात का जवाब है, तो उसको भी मैंने पढ़ा। और मैंने फिर कहा कि वाओ मैंने मैम! आध्यात्म की तरह से नहीं, मैंने उसको एक उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर मैंने उसको पढ़ा, गीता को। ग्रेट मैम, ग्रेट। और मैम आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो आज भी आपको याद हो? मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो मुझे याद रहते हैं और मैं हमेशा उनको याद करती हूँ, कुछ शेयर करने वाले हैं और कुछ शेयर करने वाले नहीं हैं। जी, जी। तो अच्छे मोमेंट्स तो बहुत हैं। मैं जब मुझे पहला अवार्ड मिला, जब मुझे इसके बाद जब मैंने पहली कमाई की, जब मैंने पहला खर्चा किया, तो जब मेरी बिटिया हुई, जब मेरा बेटा हुआ, ये सब मोमेंट्स मेरी लाइफ में बहुत, बहुत, बहुत इन्होंने मतलब मेरी जीवन के ये उपहार हैं और इन उपहारों के साथ ही मैं ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। मेरे जीवन का सबसे अनमोल उपहार तो मेरे पतिदेव हैं। तो वाओ! इन सब के साथ मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और अभी हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक अकेडमी चलाती थी। अभी कोरोना जी, पीरियड में वो हो गई। वहाँ से मुझे मिसेज़ सरिता हांडा मेरी बहुत अच्छी मित्रों में से हैं और वो मेरी पार्टनर भी थी उस अकेडमी में। जी, उनके साथ मतलब मेरा जीवन का जैसे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, मैं अभी अगर गिनना चाहूँ तो मेरी अ, दोस्तों में अगर मैं गिनना चाहूँ तो नीतू भाभी हैं, डालमिया भैया हैं, सरिता भाभी हैं, ये मिसेज़ हांडा जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ये लोग कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरी लाइफ़ के, जिनके साथ ज़िंदगी जीने का रस मुझे मिला है। मैं ईश्वर दोस्त बहुत हैं, उस अकेडमी में मेरे स्टूडेंट्स ऐसे-ऐसे थे, जिनके साथ मैं अभी भी जिनको आगे बढ़ते देखकर मुझे खुशी होती है, चाहे वो पवन हो, कुमार हो, विशाल हो, दिविज हो, अंश पांडे, गीतिका हो, वरुण हो, हसल हो, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। पुनीत पुनीत का नाम मैं लेना चाहूँगी, पुनीत जैन। ये बच्चे को मैंने पवन से माँग के लिया था कि ये मुझे पवन तू ये तू अपना स्टूडेंट मुझे दे दे। और आज जब वो नए-नए लैंडमार्क बनाता है और मुझसे शेयर करता है कि मैम मैंने आज ये किया, मैंने आज एक नया घर लिया है, मैंने ये किया है। तो मेरी खुशी सातवें आसमान पर होती है कि चलो मतलब बच्चों ने हमसे कुछ सीख कर कुछ अपने आप को बनाया है। वाओ! ग्रेट मैम, हैट्स ऑफ, क्योंकि आपकी थिंकिंग इतनी अच्छी है और आप हमारे लिए इंस्पिरेशन हो। जो आपकी इंस्पायरिंग जर्नी है और बहुत कुछ आज हमने आपसे सीखा है और आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हो। तो मैं जाते-जाते मेरा यही क्वेश्चन है कि जो भी हमारा शो देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरह से एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी बनना है? और जो आज की जनरेशन है, उनके लिए तो आपसे हमें कुछ मैसेज चाहिए। जी, रिड्स मैं एक बात जानती हूँ कि अ, एक तो लर्निंग प्रोसेस लाइफ में कभी भी खत्म मत करो। मैं आज भी अगर मुझे कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती तो मैं पूछने में कभी गुरेज़ नहीं करती। मैं अपने बच्चों से भी पूछ लेती हूँ। तो ये कहने की बात नहीं है। बहुत लोग इस बात को तुम्हारे शो में कितने ही लोगों ने कहा होगा कि हम आज भी सीखते हैं। पर
ये जी, अपनाने की बात भी है। इसको अपने जीवन में लेकर आओ। आज भी मुझे कोई नई चीज़ सीखनी होती है, मुझे जैसे मैं एक छोटी-सी बात बताती हूँ, मेरी आवाज़ में जो आज सबको बहुत अच्छी लगती है, उसमें थोड़ा-सा शार्पनेस थी और जब लोग कहते थे, "मैम आप बहुत अच्छा बोलती हैं।" वहीं मुझे अपनी आवाज़ में एक कमी नज़र आती थी कि वो थोड़ी-सी शार्प है, उसमें कहीं न कहीं ट्रेबल इफ़ेक्ट ज़्यादा है, मतलब जो कहना चाहिए। तो मैंने उसके बारे में नेट पे खोजा, लोगों से पूछा, आज भी पूछती हूँ कि उसको कैसे मैं ठीक कर सकूँ, क्या कर सकूँ? और मैं उस पर काम भी करती थी। तो धीरे, 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 धीरे करके मैंने अपने आप को खुद सुधारा। सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना चाहिए आपकी कमियाँ क्या हैं। डोंट बी पार्शियल। हमें कभी भी अपने साथ पक्षपात नहीं करना। दुनिया ने कहा बहुत अच्छे लग रहे हो राइट। तो ये नहीं सोचना है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। यस, यस, हमें खुद एब्सोल्युटली राइट। हमें हमें सेल्फ असेसमेंट करके ये पता करना है कि हाँ, हम क्या हैं? ये हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। आज मैं अगर रिट्स के सामने झूठ बोल रही हूँ, तो ये मैं तो जानती ही हूँ ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। रिट्स वाले ही उसको सच समझ यस, लें। यस, तो मैं यस, अपने से तो दगा कर रही हूँ ना, तो अपने से दगा नहीं करना है। अपने लिए अपने को सुधारते चले जाओ और एक ही चीज़ को पकड़ के काम करते चले जाओ। एक ना एक दिन किनारा ज़रूर पा जाओगे। मेहनत से कभी थको मत। मैं आज भी जब काम करने पर आती हूँ, तो 16 साल की लड़की की तरह दौड़ती, भागती काम करती हूँ। कभी हिटलर बन जाती हूँ, कभी दोस्तों की दोस्त बन जाती हूँ। पर काम करने का पैशन मुझे नहीं लगता कि मैं 90 साल की हो जाऊँगी, तब भी मैं अपने काम करने के पैशन को कभी खत्म कर पाऊँगी। तो ये जज़्बा भी ज़िंदा रखो। आजकल की यंग जनरेशन के लिए तो मैं ख़ासकर कहना चाहूँगी कि जो सुबह उठ के अपना बिस्तर भी तय करना नहीं जानती। तुम भी उनमें से हो सकता है एक हो रेडियो। नो, नो मैम। हो सकता है तुम नहीं हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, अपनी जी, ज़िम्मेदारी को अगर हम समझें और उसके बाद अपने काम में तन, मन, धन से अपना 100 क्या 200% दें, तो मुझे नहीं लगता कि हम सफल होने डेस्टिनी अपने आप चेंज होगी। हमारी मेहनत देख के राइट। ईश्वर को लगेगा कि इसकी डेस्टिनी तो चेंज कर ही दूँ मैं। यस, यस, राइट मैम, राइट मैम। राइट। और मैं ऑडियंस को भी थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैं भी एवरीवन। मैं भी मैं भी सभी सुधी दर्शकों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मुझे सवा घंटे से झेल रहे हैं। रिट्स तो बहुत प्यारी है, पर आप मेरी बातें सुन रहे हैं और मुझे सवा घंटे से झेल रहे हैं, तो ये इसके लिए मैं आपकी तन, मन, धन से आभारी हूँ। और हमने जो सवा घंटे में जो अचीव किया है, आपसे जो सीखा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मैम। Rids, thank you very much from the core of my heart. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना जो कीमती टाइम मुझे दिया, हमें दिया, और जो कुछ आपसे सीखने को मिला, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आपने इतना कीमती टाइम दिया। रिड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों से ही सीखा जाता है, तुम लोग से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो बात अलग है कि कभी मिलोगी तो बताऊँगी क्या-क्या सीखा है। सभी सभी थैंक यू सो मच। जी। फेसबुक के हमारे साथियों को, सभी व्यूअर्स को रिट्स तुम्हारा और जो मुझे जानते हैं उनका, जो मुझे नहीं जानते हैं, आज पहली बार देखा है, पहली बार मिले हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।